हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव एसएसवाई एकेडमी के ऑल आउट सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज 10वीं कक्षा का जो है हिंदी विषय लेकर के मैं आया हूं और इसमें आज हम हिंदी विषय के गोधुली भाग 2 के पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे उनके लेखक का परिचय, उनका प्रश्नोत्तर और उनके विषय वस्तु पर जो है हम विचार करेंगे। आज 10वीं कक्षा का जो है हिंदी विषय का शुरुआत हो रहा है और इसी तरह से जो है मेरा और भी सभी विषयों की जो है चैप्टर वाइज अध्याय वार जो है हम पढ़ाएंगे और जिसमें आप उसका अगर बिना स्किप किए हुए और सीरियली देखते हैं तो आपका अध्ययन जो है 10वीं कक्षा का पूरा कोर्स पूरा हो सकता है। इसलिए आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जरूर इसमें जो है सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखें। हो सकता है एक चैप्टर का पार्ट वाइज हो, क्योंकि बड़ा है, हम लोगों का मेहनत भी लगता है, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो स्मार्ट बोर्ड के अभाव के कारण जो है हमको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम विषय वस्तु का हम चर्चा कर सके। स्मार्ट बोर्ड हो तो उस पर लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ता है, इस वजह से। तो छात्रों, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हम चलते हैं इस अध्याय की ओर। अध्याय में क्या लिखा है? 10वीं कक्षा का जो है ये गोधुली भाग 2 का प्रथम अध्याय है, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। भारत के इतिहास में श्रम विभाजन के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ था और ये जाति के लिए अभिशाप, किसी के लिए वरदान साबित हुआ था। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज के एक ऐसे नेता रहे हैं, संविधान के निर्माता रहे हैं, जो छुआछूत या ऐसी कोई जो अस्पृश्यता थी समाज से दूर करने में उनका अहम भूमिका रहा है। हम उसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के बारे में भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। वो ये जो है हमारे चैप्टर में जो है वो उनका भाषण के द्वारा लिया गया कुछ अंश है, जो कि हम अध्ययन करते हैं, जो हमारे समाज में उसका अध्ययन आवश्यक है, छात्रों के लिए वो आवश्यक है। भीमराव अंबेडकर जी, जिनके पिता का नाम रामजी भीमराव अंबेडकर था और उनके परिचय के बारे में अगर चले तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में स्थान महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में, कहा दलित परिवार, जो अस्पृश्यता के शिकार रहे और ऐसी हालत में जहां पूरे भारतवर्ष में छुआछूत का दौर चल रहा था, छुआछूत माना जा रहा था, ऐसे हालत में उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत के संविधान के निर्माण में जो उन्होंने भागीदारी दी है, जो उन्होंने भारत के संविधान को दिया है, वो आज जो है सम्मान के योग्य है। और जो दलित वर्ग के लोग थे वो भी आज उच्च स्तर पर स्थापित है और वो अपना जीवन यापन स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम छात्रों को यह कहना चाहेंगे कि शिक्षा का जो है महत्व वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीखे कि किस तरह से कठिनाई का सामना करते हुए उच्च शिक्षा को प्राप्त किया और आज हम उनको नमन करते हैं। हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में, हमारे न्यायालय में, जहां तहां इनका जो है फोटो बड़ी सम्मान से लगाया जाता है और इनका जो है सम्मान करते हैं। तो शिक्षा जो है बहुत ही बड़ी चीज है, इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। हम चलते हैं शिक्षा के बारे में और बात करते हैं। इनकी शिक्षा क्या थी? ये प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए हुए थे। यानी बड़ौदा नरेश जो थे, इनको प्रोत्साहित किए कि जो तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम अमेरिका जाकर के क्यों नहीं पढ़ते। वहां से जो है न्यूयॉर्क अमेरिका गए, लंदन इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने संविधान की पढ़ाई की, साथ ही संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी धर्म और वेद का भी इन्हें बहुत ज्ञान था, जिनकी वजह से आज हमारे समाज में जो इन्होंने दिया है और हमारे समाज के लिए जो इन्होंने किया है वो जो है सम्मानजनक है। तो संस्कृत का ये अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। तो यहाँ पर जो है इनकी बहुत सारी देन है। हम चलते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। इन्होंने
कुछ किताबें लिखी, कुछ भाषण दिए। तो वो जो थे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, भारत में जो है जाति प्रथा के बारे में जो है उनकी मैकेनिज्म जो है उसके बारे में लिखा। जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, यहाँ की जो है जेनेसिस और डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। द अनटचेबल, यहाँ छुआछूत के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो। हु आर दे, कौन थे वे लोग, तो ये सब लिखा गया है। और हु आर शूद्राज, शूद्र कौन थे, शूद्र कौन है, मतलब इन सब के बारे में जो है इन्होंने भाषण दिया है और कुछ लिखे भी हैं। इनके किताब है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। लास्ट में जो है इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, इसीलिए देखिए बुद्धा एंड हिज धम्मा। अभी हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में जाति प्रथा, सांप्रदायिकता की जो होड़ लगी हुई है, मैं कहना चाहूंगा कि अभी देख लीजिए इन्होंने सारे ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक सभी वेदों को पढ़ा था और उनके पढ़ने के बाद ही उन्हें अच्छा ज्ञान आया था। कहीं पर और कुछ नहीं लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात जरूर है कि धार्मिक बातें, पौराणिक बातें और वैदिक बातों को उन्होंने पढ़ा, जिसके कारण आज हमारे समाज को जो उन्होंने दिया है, उनका जो संविधान के निर्माण में योगदान है वो प्रशंसनीय है। यहाँ देख रहे हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंगिक अनुपात के बारे में भी इन्होंने जो कहा है कि भारत में नारी के साथ जो अन्याय होता था, उनको अबला माना जाता था, उनको भी न्याय दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, भारतीय महिलाओं का जो है उत्थान और पतन, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, इनके बहुत सारे भाषण हैं जिनके जरिए हम लोग अभी भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, हम कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर से हमें जरूर प्रेरणा लेना चाहिए, हमें उनको आदर्श मानना चाहिए, जिनके राह पर चल के कठिन से कठिन उन्होंने तपस्या किया था पढ़ाई के लिए, और आज हम उनका नाम सम्मान से लेते हैं, हम उनके आगे सर झुकाते हैं। हम नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी उनके आगे सर झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो शिक्षा का क्या महत्व है, छात्रों को समझना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर के अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखना चाहिए। हम चलते हैं अगला प्रश्न के लिए कि इस चैप्टर में आगे क्या प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं, यहाँ प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर जो है भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मतलब भारत में एक विडंबना है जाति प्रथा, जाति प्रथा एक विडंबना है। तो किस विडंबना की बात करती है जाति प्रथा के बारे में, तो लेखक महोदय इस बात को विडंबना कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हम अभी खास करके अभी 2026 में हम टेक्नोलॉजी के 5G के जमाने में जी रहे हैं और हम फिर भी जातिवाद की बातें करते हैं, जबकि जहां निम्न स्तरीय वर्ग के लोग आज ऊंचे ऊंचे ओहदे पर खड़े हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जहां उन्हें नीचे बैठने के लिए जगह नहीं नसीब होती थी, वो आज हमारे सामने, हमारे समाज में हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और हमारे भारत के विकास में सहयोगी हैं। तो फिर भी ऐसी स्थिति में विडंबना यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अभी भी लोग जाति पाति को मानते हैं, फला जाति ऐसे, चिना जाति ऐसे। और इस विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अभी आधुनिक सभ्य समाज में जो है लोग श्रम विभाजन को समाज के लिए आवश्यक मान रहा है, वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्यों कि जो जिस जाति के हैं वो उस जाति के कार्य को सरलता से, सफलता से कर सकते हैं। अतः उनका मानना है कि जाति प्रथा का होना आवश्यक है ताकि वो जाति के आधार पर वो अपना काम कर सके, पेशेवर काम कर सके। और उनका यह भी मानना है कि जो जिस जाति के होते हैं, परंपरागत कार्य करते हैं, अर्थात उनके दादा परदादा, उनके पिता जो काम करते हैं, उनको देख करके भी उनमें दक्षता आती है, उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी दूसरा आदमी अगर किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, लेकिन जो जिस जाति के हैं तो उस आधार पर जो है वो इनको जो है सही कार्य कर सकते हैं जाति के आधार पर। ये मानना है
जाति प्रथा के पोषकों का। तो यही जो है ये विडंबना का स्वरूप है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हम चलते हैं अगला प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के पोषक हैं, यानी जातिवाद को मानने वाले लोग हैं, जाति पाति को मानने वाले लोग हैं, वो जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उनकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात जाति के उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके पक्ष में तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के समर्थकों के अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। अर्थात जैसा कि हमने अभी बताया है कि जातिवाद में कार्य कुशलता होना आवश्यक है, अर्थात सही काम वही कर सकता है जो उस जाति के हैं, और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके दादा, उनके पिता या उनके वंश में जो भी थे वंशज लोग वही कार्य करते हैं, वो उस कार्य को अच्छे से जानते हैं, नजदीक से जानते हैं, अतः वो कार्य कुशलता के साथ कर सकते हैं, इसीलिए ये उनका एक तर्क है। दूसरा है माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, अर्थात जैसे ही बच्चे का जन्म होने से पहले यानी माँ के गर्भ में ही रहता है, उसी समय अच्छे अच्छे लोग अच्छे सपने देखते हैं और अपने बच्चे का जो है भविष्य तय कर देते हैं, हमारा बेटा ये बनेगा, जबकि उनमें क्या गुण है उनको देखना अभी बाकी है। वो बच्चा किस प्रकार का होगा, क्या करेगा नहीं करेगा, कर पाएगा या नहीं, उसमें लक्षण क्या होंगे ये नहीं पता है। फिर भी माता पिता के जो है जन्म के समय ही गर्भधारण के सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देते हैं, यानी गर्भधारण हुआ और समाज में क्या स्तर है, किस स्तर के लोगों का जो है सम्मान है, तो उस स्तर का जो है उनका पेशा तय कर दिया जाता है। इस तरह से जाति प्रथा के पोषक लोग जो है बड़े जाति के हैं बड़े ही रह जाते हैं, छोटे जाति के लोग छोटे रह जाते हैं, जो कि ये तर्क सही नहीं है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन का अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म में जो है पेशा परिवर्तन का अनुमति नहीं देता है, यानी हिंदू धर्म में पेशा जो है, जो जिस जाति की पेशा है उस जाति के लोग वही काम करे तो अच्छा है, और वो दूसरा जाति नहीं बन सकता है। जो जाति के हम हैं, हम दूसरे जाति के नहीं हो सकते हैं। जाति नाम के लिए भले नहीं हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि नाम के लिए भले ही जाति ना हो, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, जो कार्य हमारे समाज में पहले निम्न वर्ग के लोग करते थे, यानी मान लीजिए जूता बनाना, चप्पल बनाना, आज वो उच्च वर्ग के लोग भी करते हैं, बड़े बड़े कंपनी है, और कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है वो निम्न वर्गीय आदमी होंगे, व्यक्ति होंगे, हो सकते हैं बड़े से बड़े लोग हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं, उच्च जाति के भी लोग हैं और निम्न वर्गीय वाले कार्य कर रहे हैं। तो अब जो है हमारे विकसित भारत में इस बात का कोई पक्ष नहीं बनता है, और जो निम्न वर्गीय लोग हैं वो भी अच्छे से अच्छे कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। जो उच्च स्तरीय लोग करते थे वही कार्य आज निम्न वर्गीय लोग भी कर रहे हैं। बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब पोस्ट पर सभी जगह जो है इनका स्थान है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि ये बात जो है अब इसको हटा देना चाहिए, और है भले ही उसे भूखा क्यों ना मरना पड़े, यानी पेशा के अनुसार हिंदू धर्म में पेशा परिवर्तन का अनुमति नहीं है, भले ही वो भूखा क्यों ना मरे, है ना। अब है परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। जैसा कि हमने यहाँ भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके परंपरागत वंशागत जो है कार्य चल रहा है, तो वैसे व्यक्तियों का हाथ जो है ठीक रहता है, अर्थात ट्रेन रहते हैं वे लोग, और उस कार्य को सफलतापूर्वक सरलतापूर्वक कर सकते हैं, जबकि अनट्रेन्ड व्यक्ति उसको सरलतापूर्वक या सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है, उनको टाइम लगेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इसलिए जाति प्रथा का एक पक्ष बनता है, इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है तथा अराजकता नहीं फैलती है। वास्तविकता कहीं ना कहीं इसमें छिपी हुई है कि सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहती है, अराजकता नहीं फैलती है। अभी यदि इस बात का छूट दे दिया जाए, जाति पाति कुछ नहीं, तो हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है वो पीढ़ी भटक जाएंगे
और जहां तहां तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए ये बात जो है कहीं ना कहीं ये सही है कि अराजकता से बचने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। फिर भी जो भी हो, हमारे भारत जो है बहुत विकास कर रहा है और हम विकसित भारत के जो है विकासशील भारत के अभी नागरिक है और हमारा जो है देश अभी इतना आगे चल रहा है जो अमेरिका को भी मात देने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं ये पार्ट 1 यहीं तक खत्म करते हैं। हम पार्ट 2 में इसका और भी अगला प्रश्न का हल लेकर के आएंगे। संपूर्ण पाठ का जो है हम इसमें जो है पार्ट 2 में हम करेंगे, या पार्ट 2 में अगर नहीं संभव हो पाता है तो पार्ट 3 में हम इसको खत्म करेंगे। इस पाठ में जितने भी व्याख्या है चाहे जो भी है, सारी चीजों को हम, सारे विषय वस्तु को हम हल करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर कीजिए। हम आपके साथ मिलते हैं पाठ लेकर के, इसी अध्याय का अगला पाठ लेकर के। धन्यवाद।